तो स्टूडेंट बैक यू प्लेटफॉर्म आप लोगों आप अनअकैडमी का क्या मेरे बारे में जान पास आठ बाहर कई प्रोफेसर है हिस्ट्री और ज्योग्राफी बार इंटर का मैंने आरपीएस मेरा अनअकैडमी का टेलीग्राम क्लास टाइम होता है अतिरिक्त आप क्लास और पेपर कटिंग आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहते हैं मोबाइल के अकेडमी का एक लर्निंग ऐप डाउनलोड अकेडमी का फिट आ सकते हैं। जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आपको क्या क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले इसमें आपको डेली लाइव क्लास मिलता है और इस लाइव क्लास में टीचर के साथ इंग्लिश चैट करके क्लास से शॉर्ट आप उसको तत्काल क्लियर आपको लाइव टेस्ट और क्विज मिलता है और इस लाइव टेस्ट और क्विज और मेंस का टेस्ट किया जाता है जिसके माध्यम से तैयारी को अवसर मिलता है और टेस्ट की समाप्ति के बाद आपको एक व्यूहात्मक आपको यह बताया जाता है कि आप पीटी के प्रश्नों को कैसे हल करें और मुख्य परीक्षा में कैसे आपको आंसर फॉर्मेटिंग के बारे में आपको बताया जाता है और कैसे आंसर आपको एक स्ट्रक्चर कोर्स प्राप्ति हो आपको एक निर्धारित सब और का सिलेबस कवर करा दिया जाता है और चौथा आप अनलिमिटेड एक्सेस प्राप्त करते हैं अर्थात आप भीड़ का हिस्सा नहीं बन सबसे लार्जेस्ट फॉर्म से जुड़ जाते हैं और फिर आप के सबसे टॉप ऑनलाइन एडुकेटर से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अकेडमी के द्वारा प्रारंभ किए मोर देन 15,000 से भी प्रकार के कोर्सेज किसी के प्रीलिम से संबंधित है और जो इंटरव्यू गाइडलाइन प्रोग्राम से है आप उसका बेनिफिट अकेडमी के आप मल्टी बेनिफिट को प्राप्त करते हैं। साथ ही आप अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन है वो दो प्रकार का है एक प्लस सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन तो प्लस सब्सक्रिप्शन जो है वो 12 मंथ का 50,500 रुपये का है और जैसे आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी देंगे तो आप 10 का डिस्काउंट पाएंगे और तब 12 मंथ का प्लस सब्सक्रिप्शन आपको 44,550 में प्राप्त होगा इस प्रकार यदि आप प्लस कोर्स का 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन 1000 का है और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी आप 10% डिस्काउंट पाएंगे तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन 800 प्राप्त हो जाएगा। दूसरा जो जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है ये आइकॉनिक सब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन 77,500 है यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी देंगे तो आप 10% पाएंगे तब 12 मंथ का जो आप 62,550 में प्राप्त कर यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन चाहते हैं तो 7,000 रुपया है और यदि आप मेरा रेफरल कोड वाई देंगे तो आप यहाँ भी 10% डिस्काउंट पाएंगे तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन आप 96,300 प्राप्त कर जाएंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता क्या क्या है लाइव क्लास मिलता है मिलता है अनलिमिटेड प्रैक्टिस स्ट्रक्चर शेड्यूल पर्सनल कोच डेली मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस स्टडी प्लानर और पर्सनल फीड तो आपको पर्सनल कोच और डेली मेंस का क्वेश्चन बताया जाता है ये आइकॉनिक आप देश के टफ सबसे प्रतियोगिता की तैयारी करते हैं जहाँ पर कंपटीशन का स्तर काफ़ी हाई होता है तो फिर वहाँ पर एक प्रॉपर मार्गदर्शक आपके पास होना चाहिए तो आपको सही मार्गदर्शन आपके लिए प्रश्नों को देख कर आपको बताए कि आपका परीक्षा में जा रहा है किस आपकी तैयारी चल रही है तो जीएस के लिए आइकॉनिक सब आपके लिए और अब आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सकते हैं ऑप्शनल पेपर के 12 मंथ का जो सब है 27,500 रुपया है और मेरा रेफरल कोड शंकर वाई टी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे
तब जो ऑप्शनल पेपर का 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप 24,750 में प्राप्त कर सकते हैं। आप अनअकैडमी के 1 या 2 वर्षों का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन मेरे साथ प्लस कोर्स कर सकते हैं। आपका हिस्ट्री ज्योग्राफी ऑप्शनल और सामान्य जनरल से मार्गदर्शन करेंगे। फिर आप अनअकैडमी के द्वारा प्रारंभ किए कॉम्बाट तो कॉम्पिटिटिव कॉम्बाट है उसमें आप भाग ले सकते हैं। अब इसका डेट अगला 20 दिसंबर 2020 को है, 11 AM टाइमिंग है। आप इसमें एनरोल करके अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं और इस पार्टिसिपेशन के माध्यम से आप न केवल अपने तैयारी को जांच सकते हैं बल्कि बहुत सारे एक्साइटिंग प्राइजेस भी 40 मिनट का होगा, 60 क्वेश्चन का कम्बार्ट है, 6 सेक्शन है, रिलेटिव स्कोरिंग होगी। तो इस तरीके से आप इसमें पार्टिसिपेट करके आप बहुत सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। प्रथम 3 रैंकर को अकेडमी के 3 का सब्सक्रिप्शन या फिर अमेजन गिफ्ट कार्ड मिल जाएगा, या फिर चौथे रैंक से 150 रैंक तक आने वालों को 1000 रुपये का अमेजन कार्ड अमेजन वाचर मिलेगा। तो आप जो है सो अनअकैडमी के प्रोग्राम में शामिल हों और अपने ये जो है सो एक पहला अवसर प्राप्त करें। फिर तो यूपीएससी 2020 मात्र 6 रह गए, तो उसके हुए 2021 प्रीलिम्स के अकेडमी के द्वारा कई सारे कोर्स बात की गई है और इस कोर्सेज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो एक पर को जो कोर्सेज बात की जा रही है तो आप देख रहे हैं कि पर कराया जाएगा। टॉप एडुकेटर आपका मार्गदर्शन करेंगे, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एनालिसिस होगा, फिर आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, डेडिकेटेड डॉट क्लियरिंग सेशन होगा और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपके लिए जो कराया जाएगा। तो आप इसमें 6 मंथ जो 2021 के प्रीलिम्स का है उसमें एडमिशन ले सकते हैं, 2021 के इस फर्स्ट 1 ईयर का ले सकते हैं, फिर अल्टीमेट ईयर जो ईयर्स का उसमें 2023 के लिए ले सकते हैं और इसी तरीके से अन्य जो भी प्रोग्राम किए गए हैं आप भाग ले सकते हैं, इंस्टॉल हो सकते हैं। जैसे 14 दिसंबर को जो स्टार्ट हुआ है मिशन 2021 बाइलिंगुअल लक्ष्य 2021 के एक्सपेडिशन इंग्लिश मीडियम में, सभी मीडियम में तैयार की गई है प्रोग्राम, आपके लिए खासकर डिजाइन किया गया है। तो आप 2021 के लिए 2022 के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आइए एक बार फिर से एक और इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि जो एकेडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है फिर से हाइक होने वाला है, इसका प्राइस हाइक होगा। तो यदि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने का प्लान बना रहे हैं, आप जल्द से जल्द ले लीजिए। अभी 1 साल या 2 साल का अनअकैडमी का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है वो आप ले लें ताकि आपको बढ़े हुए प्राइस पर लेना ना पड़े, तो ये ध्यान में रखेंगे। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में क्या क्या मिलता है मैंने कई बार आपको बताया है, तो आप उसको देखते हुए आप इस पार्टिसिपेट करें और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेकर इसमें अपना भागीदारी निभाएं। एक बार आइए फिर से सभी का मध्यकालीन भारत का जो क्लासेज चल रही है उसका स्वागत है। मध्यकालीन भारत, और इस मध्यकालीन भारत की श्रृंखला में हम कहाँ पर हैं तो मुगल काल में हैं। और मुगल काल में तो क्या क्या अभी कर चुके हैं तो संक्षिप्त में पॉइंट फॉर्मेट में ताकि टॉपिक रिलेवेंट हो जाए। तो अभी तक मुगल काल में हम लोग बाबर के बारे में पूरी जान चुके हैं। दूसरा हम लोग हुमायूं के बारे में पूरी तरीके से जान चुके हैं। तीसरा एक अफगान शासक या राज्य के बारे में, शाह के बारे में और उनके शासन के बारे में हम लोग जान चुके हैं। चौथा हम लोग अकबर के बारे में भी बहुत सारा कुछ जान चुके हैं। अकबर के बारे में हम तक क्या जान चुके हैं, अकबर के बारे में अभी तक हम लोग जान चुके हैं अकबर का प्रारंभिक जीवन था वह किस प्रकार का था वो आप जान चुके हैं। फर्स्ट वीडियो पर मैंने आपके सामने डिस्कस किया था। क्या अकबर के आरंभिक कठिनाइयाँ क्या थी और उस आरंभिक कठिनाइयों को अकबर कैसे पार पाता है, आरंभिक कठिनाइयों के बारे में हम लोगों ने देख लिया था। तो पहला जो वीडियो है वो इस पर आधारित था। दूसरा वीडियो अकबर से संबंधित था, उसमें हमने प्रथम चरण के साम्राज्य विस्तार के बारे में जिक्र किया था। अकबर के समय में जो प्रथम चरण का साम्राज्य विस्तार होता है उसके बारे में मैंने किया था। फिर अगले वीडियो में अकबर के समय में जो द्वितीय चरण का साम्राज्य विस्तार है वो जिक्र किया था। और फिर अकबर से संबंधित जो अगला वीडियो है
मैंने अकबर की जो सामाजिक और धार्मिक नीति है, तो अकबर की सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नीति, धार्मिक सांस्कृतिक नीति पर मैंने जिक्र किया था। आज मैं जिस टॉपिक पर आपके सामने जिक्र करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, सर आपने हल्दी घाटी युद्ध के बारे में नहीं बताया, क्या हुआ, किस तरह से हुआ, उसके बारे में आपने नहीं बताया। कि मैं एक प्रॉपर टॉपिक और अकबर पर क्रिएट करके आज आपके सामने लाया हूँ, और वो टॉपिक होगा अकबर की राजपूत नीति। और अकबर की जो राजपूत नीति है, उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और फिर इसमें कई सारे पीछे के फैक्ट भी आएंगे, कई सारे मेन फैक्ट आ जाएंगे। तो आज जो हम जिस टॉपिक पर एनालिसिस करने के लिए जा रहे हैं आपके साथ, वो है अकबर की राजपूत। और इसी में हम महाराणा प्रताप अन्य चीजों को भी कंक्लूड करते जाएंगे। आप ध्यान, इस टॉपिक पर जाने के लिए हम एक फॉर्मेटिंग बना लेते हैं, तब उस पर चलेंगे। अकबर राजपूत, अकबर की राजपूत पर हम चल, और अकबर की राजपूत हमें क्या क्या जानना है, किस तरीके से, ये सबसे पहले समझ लेते हैं कि अकबर की जो राजपूत है कि पृष्ठभूमि क्या थी। पृष्ठभूमि कहने का अर्थ है कि क्यों अकबर ने राजपूत पर अमल किया, क्या थी, के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर इस नीति के प्रमुख तत्व क्या थे, के बारे में हम लोग जानेंगे, प्रमुख तत्व क्या थे। फिर प्रमुख तत्व के साथ साथ हम लोग देखें तो राजपूत में प्रमुख प्रक्रियाएं किस तरीके से, प्रक्रिया करने का अर्थ है कि युद्ध और क्या चीजें, क्रिया किस तरीके, और फिर इसमें हम लोग देखेंगे इस नीति का परिणाम क्या हुआ। परिणाम जो है हम लोग दो तीन, एक मुगल साम्राज्य के दृष्टिकोण से क्या इसका प्रभाव रहा, का हम लोग देखेंगे कि राजपूतों के दृष्टिकोण का क्या प्रभाव रहा, राजपूत के दृष्टिकोण, और फिर अन्य दृष्टिकोण से भी इसको परखने का प्रयास करेंगे कि क्या इसका प्रभाव रहा। अकबर की जो राजपूत है वो किस पृष्ठभूमि में समझने की जरूरत है, क्यों लाया गया था, तो उस पर हम सबसे पहले चर्चा करते हैं कि आखिर अकबर को किस तरीके की नीति की जरूरत क्यों पड़ी, और कैसे ये आगे बढ़ता है, किस तरीके की जरूरत थी। और आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले अकबर की राजपूत नीति पर जाने से पहले हम लोग देख लेते हैं अकबर के सामने समस्या क्या थी, अकबर के समक्ष समस्या। और अकबर के समक्ष जो समस्या थी, क्या समस्या थी, समस्या के समाधान में किस तरीके से आता है, और क्यों अपनाता है अकबर एक व्यावहारिक राजपूत, को आप ध्यान में देखें। सबसे पहले क्या था कि अकबर के समक्ष पहली समस्या क्या थी, एक अफगान समस्या थी, अफगान शासक की समस्या थी। हालांकि अफगान शासक की समस्या, और आपको पिछले कई सारे वीडियो में अफगान की किस तरीके की समस्या थी उसके बारे में मैं बता चाहता हूँ, इसलिए यहाँ डिटेल से चर्चा करने। दूसरा, यहाँ पर अकबर के समक्ष और क्या चुनौती थी, तो मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था, मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था, मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था। समस्या अकबर के सामने क्या थी कि न केवल मुगल साम्राज्य का विस्तार करना था, बल्कि मुगल भारत के हैं यह भारतीयों को विश्वास दिलाना। मुगल भारतीय हैं, मुगल भारतीय हैं या भारत में ही रहना चाहते, मुगल भारतीय हैं और यहीं रहना चाहते हैं, यहीं रहना चाहते हैं, बाहर नहीं, यहीं रहना है। यह लोगों में विश्वास दिलाना था, यह लोगों में विश्वास दिलाना था, लोगों में विश्वास दिलाना था। मूल रूप से इसका अर्थ यही हुआ कि मुगल विदेशी नहीं बल्कि यहीं के हैं, यहीं रहना चाहते हैं, ये अकबर को विश्वास दिलाना था। और चौथा क्या था कि मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ मुगल साम्राज्य को सुदृढ़ीकरण, दृढ़ीकरण करना था। और सुदृढ़ीकरण का अर्थ है कि एक स्थायित्व प्रदान करना था, एक स्थायित्व प्रदान करना था। और साथ ही आपने देखा था कि जब अकबर शासक बनता है तो उसके खिलाफ कई सारे विद्रोह हुए थे, जिनमें अपनों के द्वारा भी विद्रोह किया गया था।
पांचवा जो पॉइंट देखेंगे, जो सामने समस्या थी, आपने देखा था अकबर के शासन के बाद मिर्जा वर्ग का विद्रोह हुआ था, मिर्जा वर्ग का विद्रोह हुआ था। और फिर उसके बाद छठा पॉइंट आपको याद रखना है कि अकबर के शासन काल में के उज्बेक जो अमीर वर्ग थे, उज्बेक अमीर वर्ग का विद्रोह हुआ था, उज्बेक अमीर वर्ग का विद्रोह हुआ था। ये अकबर के सामने चुनौती, समस्या थी, समाधान करना था। तो इसी पृष्ठभूमि में अकबर के राजपूत को समझना है कि एक अफगान समस्या से इसको निपटना है, जो बार बार बिहार बंगाल में आ रहा था। मुगल साम्राज्य का विस्तार करना है, क्योंकि हुमायूं जब दोबारा शासक बना था तो मुगल का एरिया बहुत विस्तृत। तीसरा, मुगल भारत के ही हैं, यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ के जनता को विश्वास दिलाना था, तो कुछ अलग पॉलिसी तो करनी ही थी। फिर मुगल साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ इसका सुदृढ़ीकरण, स्थायित्व प्रदान करना था। अपने जो मिर्जाबेग तैमूरी परंपरा से और जो अकबर के रिलेशन में भी आते थे, अकबर का विद्रोह, अकबर के अगेंस्ट विद्रोह किया था, इस पर अकबर पूरी तरीके से विश्वास नहीं कर सकता था। पहले भी बताया था दीन इलाही के समय। और इसी तरीके से उज्बेक अमीर वर्ग का विद्रोह हुआ था, तो ये भी अकबर के अमीर वर्ग में प्रमुख रूप से शामिल थे। यदि ये विद्रोह कर चुके हैं तो फिर अकबर इस पर विश्वास नहीं कर सकता। जाहिर सी बात है, एक ऐसे वर्ग की तलाश थी अकबर को जो उनके इन सभी समस्याओं के समाधान में सहायक हो। और इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो राजपूत जो थे इस पर खरे उतरने वाले थे। और इस अकबर के इस समस्या के समाधान में क्या था कि राजपूत जो थे इसमें खरे उतरने वाले। तो राज अब आप कह सकते हैं कि आखिर राजपूत ही तो भारत के शासक वर्ग नहीं थे जिस पर अकबर ने ध्यान दिया, अन्य वर्गों पर क्यों नहीं ध्यान दिया? तो राजपूत वर्ग पर अकबर ध्यान देने का मूल कारण यह था, एक तो राजपूत जो थे ये वचन के पक्के थे, वचन के पक्के थे कि जो वचन दे दिया उसको खाएंगे, तो वचन के पक्के थे, इन पर विश्वास किया जा सकता है। जैसे मिर्जा वर्ग और उज्बेक वर्ग पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, लेकिन इनके ऊपर विश्वास किया जा सकता था। दूसरा, राजपूत क्या थे कि योद्धा वर्ग से संबंधित थे, शासक वर्ग से थे और योद्धा प्रवृत्ति के थे। पर को इस प्रकार के वचन के पक्ष और योद्धा प्रवृत्ति के लोग चाहिए ताकि उन पर वो विश्वास करे और अपना एक साम्राज्य प्रांतपति बनाए, सेनापति बनाए, अभियान का नेतृत्व करने के लिए। मिर्जा वर्ग और उज्बेक वर्ग को बनाता, पता नहीं वह अभियान करने की बदौलत अपना ही एरिया बनाना शुरू कर देता। वचन के पक्के योद्धा प्रवृत्ति के थे। ये जो दो राजपूतों के साथ था, ये बहुत महत्वपूर्ण था। इसके अतिरिक्त तो राजपुताना का राज राजपुताना का जो भौगोलिक एरिया है, जो राजपुताना का भूगोल है, वह भी क्या था, अकबर के राजपूत का एक प्रयोजक तत्व था। तो राजपुताना का भूगोल या राजपुताना क्षेत्र का भूगोल क्या है? तो पहला तो यहाँ पर यह ध्यान रखेंगे, यह क्षेत्र जो है आज भी और उस समय भी क्या था, प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण था। आज भी इस क्षेत्र में कई प्रकार के प्राकृतिक संसाधन मिलते हैं, चांदी मिलता है, तांबा मिलता है, इस तरीके के तो प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण, साम्राज्य की समृद्धि में सहायक हो सकता था। दूसरा क्या था, गुजरात को जाने वाला जो मार्ग था, गुजरात को जाने वाला जो मार्ग था, गुजरात को जाने वाला मार्ग, वह राजपुताना से होकर ही जाता था। गुजरात को जाने वाला मार्ग राजपुताना क्षेत्र से होकर ही जाता था, राजपुताना से होकर जाता था। जाहिर सी बात है कि जब आप गुजरात के तटीय क्षेत्र को जाएंगे तो राजपुताना से होकर जाना होगा। तो ऐसे में वहां पर प्रभाव होना क्या था कि जरूरी था, या वहां के शासकों से मैत्री संबंध होना जरूरी था। तीसरा पॉइंट क्या था कि यदि आपको मालवा और गुजरात क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करना है, यदि मालवा और गुजरात जो समुद्र तट व्यापार वाणिज्य का एरिया था, मालवा और गुजरात पर नियंत्रण स्थापित करना है, नियंत्रण स्थापित करना है, यहाँ पर अधिकार करना है, नियंत्रण स्थापित करना है, तो राजपूताना क्षेत्र पर उससे पहले आपका प्रभाव होना चाहिए। ये 3 पॉइंट थे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और राजपूताना एक ऐसा क्षेत्र, तो यदि मानसून के समय में अधिक वर्षा होती थी तो दिल्ली से जो मालवा को होते हुए दक्षिण को रास्ता जाता था, वो बारिश के समय बाधित हो जाता था। लेकिन राजपूताना होते हुए जो रास्ता गुजरात के तटीय क्षेत्र तक जाता था वो सही था।
से वो जा सकते थे। तो एक भूगोल के दृष्टिकोण से ये क्या था कि तटीय क्षेत्र को पहला और दूसरा प्रायद्वीपीय भारत को कनेक्टिविटी भी प्रदान करता था। तटीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत को ये क्या करता था, संपर्क सुविधा प्रदान करता था, संपर्क सुविधा प्रदान करता था। तो यही वह चीज थी अकबर को राजपूतों की ओर के क्या हो जाएंगे, एक अफगान समस्या के समाधान में अकबर के लगा कि राजपूत भूमिका निभा सकते हैं, मुगल साम्राज्य के विस्तार में उनकी भूमिका सुनिश्चित की जा सकती है। मुगल भारतीय यदि मान लीजिए एक शासक वर्ग से इनका संबंध हो जाता है और शासक वर्ग के तौर पर अकबर को स्वीकार कर लिया जाता है, जो राजपूत यहाँ के प्रमुख शासक वर्ग थे भारत को उस समय, जाहिर सी बात है कि यदि राजपूत शासक वर्ग के तौर पर अकबर को स्वीकार कर रहे थे मुगल को, तो जनता भी इसको स्वीकार कर ले, ये अकबर का सोच था। फिर सुदृढ़ीकरण स्थायित्व प्रदान करने में मिर्जा बेग पर अकबर विश्वास नहीं कर सकते थे कि उन्होंने विद्रोह किया था, उजबेक पर भी कर सकते थे, नहीं कर सकते थे क्योंकि इन्होंने विद्रोह कर दिया था। अब राजपूत की क्या विशेषता, तो वचन के पक्के, वो अकबर को चाहिए था, योद्धा प्रवृत्ति के थे, वो अच्छी बात थी। और राजपूताना का जो भूगोल था, जो प्राकृतिक संसाधन, गुजरात से कनेक्टिविटी, मालवा पर और गुजरात पर नियंत्रण रखने के लिए राजपूताना पर प्रभुत्व, और सड़क मार्ग से जो ये तटीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय भारत को कनेक्टिविटी प्रदान करता था, तो इस दृष्टिकोण से पूरे राजपूताना क्षेत्र का काफी महत्व बढ़ चुका था। और एक सीमांत नीति जो अकबर ने पश्चिमोत्तर सीमांत नीति अपनाई थी, तो पश्चिमोत्तर सीमांत नीति के तहत यदि देखा जाए, तो चूंकि राजपूताना का क्षेत्र जो है वह किससे सटा हुआ है, तो सिंध के क्षेत्र से सटा हुआ है, गुजरात का एरिया, तो सिंध और मकरान से सटा हुआ था। तो पश्चिमोत्तर सीमांत नीति को मजबूती प्रदान करने के दृष्टिकोण से भी राजपूताना के क्षेत्र पर अकबर का प्रभाव होना चाहिए, राजपूतों का सहयोग मिलना चाहिए। यही कारण है कि अकबर ने राजपूतों के साथ एक अलग नीति की शुरुआत की, और इस प्रकार से जो नीति की शुरुआत हुई थी वो मुगल के लिए भी लाभदायक साबित होगा और राजपूतों के लिए भी लाभदायक साबित होगा। अब जो नेक्स्ट सेक्शन इसमें बनता है अकबर की राजपूत, वो ये बनता है कि इस राजपूत नीति का जो शुरुआत कैसे हुई और किस तरीके से ये आगे बढ़ता है। अकबर के राजपूत की की अकबर के राजपूत नीति की बात, अकबर के राजपूत बात होती है वो कहाँ से होती है और किस प्रकार से होती है, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले इस नीति की शुरुआत होती है 1563। 1563 में अकबर अजमेर की यात्रा पर होता है, अजमेर की यात्रा। और अजमेर की यात्रा क्यों, यहाँ पर ख्वाजा मोइनुद्दीन थी, वहां पर वो यात्रा करने के लिए जाता है। इसी समय क्या होता है कि जो आमेर के शासक थे, जो राजपूत शासक आमेर के शासक का नाम था भारमल, आमेर के शासक भारमल अकबर से मुलाकात करते हैं। और भारमल जो है अकबर के पास मैत्री संबंध का एक तरीके से मैत्री प्रस्ताव रखते हैं, आत्मसमर्पण करके मैत्री प्रस्ताव रखते हैं। अकबर के द्वारा यह प्रस्ताव क्या होता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा भारमल का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया जाता है। अकबर चाहता भी था कि राजपूत बात हो, और वो स्वीकार कर लिया था, भेंट उपहार देता है। और संबंधों को, इस मैत्री प्रस्ताव को और स्वीकार कर लेने के बाद क्या होता है कि इसको मजबूती प्रदान करने के लिए, राजपूत और मुगल संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए क्या होता है, वैवाहिक संबंधों को बढ़ाया जाता है, वैवाहिक संबंध को अंजाम दिया जाता है। वैवाहिक संबंधों से इसकी शुरुआत होती है। और वैवाहिक संबंधों में इसकी क्या शुरुआत होती है कि भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है। भारमल भारमल की पुत्री भारमल की पुत्री भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ किया जाता है। इस प्रकार अकबर के साथ किया जाता है, अकबर के साथ। तो जो मुगल राजपूत संबंध है वो आमेर से होता है। और चूंकि भारमल के पास क्या था कि उनके अपनों ही के द्वारा उनके साम्राज्य के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था, ऐसे में वो सुरक्षा के लिए अकबर की ओर बढ़े, मैत्री प्रस्ताव रखा, उन्हें बहुत सारे भेंट दिए, और फिर मजबूती प्रदान करने के लिए अकबर ने भी उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। वैवाहिक संबंधों से होती है, भारमल की पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया जाता है। और जो आमेर है,
खासकर 1563 में क्या होता है कि आमेर के दुर्ग पर अकबर का अधिकार हो जाता है, जिसकी सीमा मारवाड़ राज्य से लगी रहती है। आगे चलकर इसका डिस्कशन होगा। इसके बाद कुछ वर्षों तक अकबर के द्वारा राजपूताना के क्षेत्र में कोई अभियान नहीं किया जाता है, न ही किसी तरीके से कुछ खास चीजें पर की जाती है। आगे जो अकबर का राजपूताना के क्षेत्र में वो ध्यान देता है वो 1567 ईस्वी होता है। और 1567 ईस्वी में अकबर का क्या होता है, चित्तौर अभियान होता है। मैंने पहले ही बताया था कि चित्तौर का शासक कौन था। 6 महीने के कठिन घेरे के बाद अकबर के द्वारा चित्तौर को जीता जाता है। और 1568 के आसपास क्या होता है कि अकबर के द्वारा चित्तौर पर अधिकार कर लिया जाता है। ठीक है। और चित्तौर पर अधिकार करने के बाद जो है सो तो मुगल विरोध का एक वो चित्तौर मैंने बताया था कि वो मुगल प्रतिरोध या राजपूत के एक कैसे कहते हैं कि चित्तौर पर अधिकार कर लेने से पूरे मध्य राजपूताना के क्षेत्र पर आपका प्रभाव, और वो राजपूताना के प्रतिरोध का प्रतीक था चित्तौर, जिस पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। तो ये ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद क्या होता है कि 1569 में अकबर के द्वारा रणथंभोर रणथंभोर पर भी अधिकार कर लिया जाता है। अकबर के द्वारा रणथंभोर पर अधिकार कर लिया जाता है। और इसके बाद और कई छोटी छोटी रियासतें होती है जो अकबर के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। अकबर के आगे इसके बाद आत्मसमर्पण करने वाली जो रियासतें, आत्मसमर्पण करने वाली, कभी कभी यह प्रश्न भी पीटी में आ जाएगा कि कौन सा राजपूताना के शासकों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी बिना विरोध किए हुए ही, बिना युद्ध हुए ही उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था। एक हो जाएंगे तो बीकानेर का राज्य था, उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। दूसरा जो जैसलमेर का राज्य था, सभी सीमावर्ती हो जाएंगे, बीकानेर, जैसलमेर का राज्य। और जो जोधपुर का राज्य था, इसने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अब अकबर का जो ध्यान जाता है वह मूल रूप से कहाँ पर होता है, 1576 में, और वो होता है मुगल मेवाड़ से, मेवाड़ की ओर अकबर का ध्यान जाता है। और मेवाड़ में इस समय अकबर के सामने जो प्रतिद्वंदी है वो कौन है, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप होते हैं। हालांकि इसमें 1576 में जो हल्दी घाटी का युद्ध होता है, जिसको हम लोग राजस्थान की थर्मोपोली कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध होता है, कई नामों से इसको जाना, खमनौर का युद्ध भी कहते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप की पराजय होती है, लेकिन पराजय होने के बाद भी, पराजय होती है महाराणा प्रताप की, और मेवाड़ का अंत तक पराजय होने के बावजूद भी क्या होता है, महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर का विरोध जारी रहता है, अकबर का विरोध जारी है। और अकबर के समय में मेवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिलाना संभव नहीं हो पाता है। इसको हम लोग देखेंगे जहांगीर के समय में 1622 के आसपास एक संधि होती है मुगल मेवाड़ के बीच, के तहत दोनों के बीच एक संबंधों की स्थापना होती है। लेकिन हल्दी घाटी के युद्ध में पराजय के बाद भी महाराणा प्रताप के द्वारा अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की जाती है। वो विरोध का प्रतीक, उनकी राजधानी चावर पर अधिकार कर लिया जाता है। और वो कहते हैं कि बहुत सारा वृतांत है उनकी वीरता के बारे में, सभी लोग जानते होंगे। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि अभी अकबर इसको मिला नहीं पाए। लेकिन मेवाड़ के युद्ध में, जो मेवाड़ रियासत के साथ युद्ध होता है, उसके बाद क्या होता है कि अन्य और कई सारी रियासतें थी, अन्य और कई सारी रियासतों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। अन्य कई सारी जो राजपूताना की रियासतें थी, जो राज्य थे, उन्होंने अकबर के सामने इसके बाद आत्मसमर्पण कर दिया। अकबर के सामने अब जो आत्मसमर्पण करने वाले राज्य थे, उसमें कौन कौन सा राज्य था, तो वो आपको ध्यान में रखना है कि अकबर के सामने जो आत्मसमर्पण कर दिया उसमें का राज्य था, उसमें कोटा का राज्य था, उसमें बांसवाड़ा का राज्य था, का राज्य, कोटा का राज्य, बांसवाड़ा का राज्य था, डूंगरपुर का राज्य था, डूंगरपुर का राज्य था। और फिर इसमें क्या था, ओरछा का भी राज्य था। इन सभी राज्यों ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण। एक पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से उठा के कि निम्नलिखित में से कौन से राजपूत राज्य ने अकबर के सामने
बिना युद्ध के आत्मसमर्पण कर दिया था, तो एक बीकानेर हो जाएगा, दूसरा जैसलमेर और तीसरा जोधपुर। और फिर जब हल्दीघाटी की पराजय होती है महाराणा प्रताप की, हालांकि मेवाड़ को तो नहीं पाते हैं, तो बूंदी का रियासत, कोटा का रियासत, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ओरछा भी अकबर के सामने आत्मसमर्पण कर देता है। अब 1500, यहाँ तक आप देख रहे हैं कि 1576 में हुआ है और ये सारी प्रक्रियाएं जो है 1578 तक पूरी हो जाती है। और मेवाड़ को छोड़कर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो राजपूताना के अधिकांश राज्य थे मुगल प्रभुसत्ता के अधीन आ जाते हैं। और इसके बाद जो मुगल राजपूताना मैत्री संबंधों की शुरुआत होती है, वह कुछ शर्तों पर होती है या कुछ उसके आधार थे। तो मुगल इस विजय के बाद आपको तीसरा पॉइंट याद रखना है कि मुगल राजपूत संबंधों के आधार, मुगल राजपूत संबंधों के आधार, संबंधों के आधार क्या थे वो आपको ध्यान में रखना है। तो मुगल राजपूत संबंधों के जो आधार थे, पॉइंट याद रखेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। सबसे पहला मुगल राजपूत संबंध का आधार था कि मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करना। मुगल सम्राट या मुगल राज्य मुगल सम्राट की संप्रभुता को, मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकार करना। कौन स्वीकार करेंगे? तो जिस राजपूत शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, वो महाराणा प्रताप ने किया नहीं था, तो वो नहीं करेंगे। दूसरा था कि राजपूतों को निर्धारित नजराना और पेशकश देना। निर्धारित राजपूतों को निर्धारित नजराना और पेशकश मुगल को प्रदान करना है। पेशकश मुगल शासक को या मुगल को प्रदान करना है, एक ये इसका आधार था, प्रदान करना है। तीसरा जो इसका आधार था कि मुगलों को सैनिक सेवा प्रदान करना है। तो अकबर का उद्देश्य था कि मुगलों को सैनिक सेवा प्रदान करना है, अर्थात राजपूत मुगलों को सैनिक सेवा प्रदान करेंगे, ये इसमें शामिल था इसका। चौथा था कि किसी अन्य राज्य से, यदि राजपूताना के क्षेत्र में दो राज्य आपस में टकराते हैं, किसी अन्य राज्य से संघर्ष की स्थिति में, किसी अन्य राज्य से संघर्ष की स्थिति में, किसी अन्य राज्य से संघर्ष की स्थिति में मुगल को यानी मुगल शासक को, मुगल को मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकारेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकारेंगे। मध्यस्थ यानी कि वही करेंगे, मध्यस्थ की भूमिका में स्वीकारेंगे, मध्यस्थ की भूमिका को स्वीकारेंगे, ये शामिल था। फिर क्या था? पांचवा की संधि को, यानी कि ये जो एक तरीके से मित्रवत संधि था, संधि को भंग नहीं करेंगे, संधि को भंग नहीं करेंगे, ये भी इसमें शामिल था। और फिर छठा पॉइंट क्या था कि अब ये था, पांचों पॉइंट तो ये होगा कि ये सब राजपूतों को देना था कि मुगल संप्रभुता की स्वीकार करेंगे राजपूत, निर्धारित नजराना जो कर पेशकश होगा मुगल शासक को प्रदान करेंगे, मुगल शासक को राजपूत सैनिक सेवा प्रदान करेंगे, किसी अन्य राज्य से यानी दो राजपूत राज्यों में संघर्ष होगा तो मध्यस्थ मुगल शासक करेंगे, और पांचवा संधि को भंग कर देंगे। बदले में राजपूतों को क्या मिलना था? बदले में राजपूतों को क्या मिलना था? बदले में राजपूतों को क्या मिलना था या क्या मिला, ये ध्यान में रखेंगे। तो बदले में जो राजपूतों को मिलना था या क्या क्या मिला राजपूतों को बदले में, तो सबसे पहले क्या था? शासक, शासक और उसके वंश की रक्षा, शासक और उसके वंश की रक्षा, शासक और उसके वंश की रक्षा। पहला आश्वासन की शासक और उसके वंश की रक्षा। दूसरा, राज्य की जो सीमा है मुगलों द्वारा आक्रमण नहीं किया जाएगा, राज्य की सीमा पर यानी राजपूताना राज्य पर, राज्य की सीमा पर मुगल आक्रमण नहीं करेंगे, मुगल आक्रमण, मुगल आक्रमण नहीं करेंगे, यानी कि उनको राज्य तो चूंकि
तब समर्पण कर दिया तो उनको अधीनस्थ राज्य करने दिया जाता था, यानी कि अकबर के अधीन वो लोग राज्य करते थे। तो मुगल आक्रमण नहीं करेंगे, दूसरा पॉइंट इनको ये मिला। तीसरा इनको मिला किसी अन्य राज्य के किसी अन्य शक्ति के द्वारा, किसी शक्ति अन्य शक्ति अन्य शक्ति के द्वारा आक्रमण करने पर मुगल सुरक्षा प्रदान करेंगे। अन्य शक्ति के द्वारा आक्रमण करने पर मुगल सुरक्षा प्रदान करेंगे, मुगल सुरक्षा प्रदान करेंगे, मुगल सुरक्षा प्रदान करेंगे, ये इसमें शामिल था। और चौथा इसमें शामिल क्या था कि राजपूतों के जो मुगल सेना है उसके सेना और प्रशासन में स्थान, मुगल जैसे पहले ही क्लियर है कि मुगल सेना और प्रशासन में महत्वपूर्ण पदों पर राजपूतों को स्थान दिया गया। और छठा जो इसमें और एक पॉइंट याद रखना है कि राजपूतों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, राजपूतों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं, धार्मिक मामलों में कोई हस्तक्षेप राजपूत के मामलों में नहीं करेंगे मुगल शासक। तो इस तरीके से जो राजपूत मुगल संबंध था, इस प्रकार के एक कुछ कंडीशन कह सकते हैं, शर्तों पर आधारित था। फिर से एक बार कंटिन्यूस रिपीट हो जाए तो मुगल सम्राट की संप्रभुता को स्वीकारना था, किनको? राजपूतों को निर्धारित नजराना, पेशकश, कर इत्यादि देना था राजपूतों को, मुगल को। मुगल सेना में सेवा करनी थी। किसी अन्य राज्य के साथ यदि दो राजपूत राज्यों में संघर्ष होगा तो मध्यस्थ करेंगे मुगल, संधि को भंग नहीं कर सकते थे। और बदले में राजपूतों को क्या क्या मिला? उस शासक और उसके वंश की सुरक्षा की जिम्मेदारी मुगलों के ऊपर, राज्य की सीमा पर यानी राज्य पर मुगल आक्रमण नहीं करेंगे ये। तीसरा, किसी अन्य का आक्रमण होता है तो उसकी सुरक्षा मुगल करेंगे। और फिर सामाजिक और धार्मिक मामले जो राजपूतों के, उनमें कोई हस्तक्षेप मुगल शासक के द्वारा नहीं किया जाएगा, मुगलों के द्वारा। और मुगल सेना और प्रशासन में राजपूतों को उच्च पद प्रदान किया दिया जाएगा। और इस संबंधों को अकबर ने, जैसे राजपूतों को और विशेष सुविधाएं क्या क्या दी गई थी, तो कुछ इस संबंधों को मजबूत बनाने के लिए राजपूतों को कुछ विशेष सुविधा दी गई थी। और विशेष सुविधा क्या दी गई थी? केवल एक राजपूत शासक ही थे जिनको वतन जागीर प्राप्त था। वतन जागीर केवल राजपूत शासकों को ही प्राप्त था। ये किसी वतन जागीर प्राप्त था, यानी कि अपने प्रदेश में, अपने क्षेत्र में ही उनको अपने जागीर में प्रशासन करने का अधिकार। तो वतन जागीर का विशेषाधिकार केवल राजपूतों को प्राप्त था, अन्य को। फिर दूसरा, इस संबंधों को और अधिक सशक्त करने के लिए वैवाहिक संबंधों को बल दिया गया। तो वैवाहिक संबंधों को बल दिया गया। और इस मुगल राजपूत नीति के तहत क्या हुआ था कि अकबर का कई राजपूत घरानों में विवाह होता है, कई राजपूत घरानों से विवाह होता है, कई राजपूत कुलों में विवाह होता है, कुलों में विवाह। हाँ, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि वैवाहिक संबंधों को जरूर स्थान दिया गया था मुगल राजपूत संबंध में, लेकिन वैवाहिक संबंध मुगल राजपूत संबंधों में कोई अनिवार्य शर्त नहीं था। ये अनिवार्य शर्त नहीं था, ऐसा नहीं था कि आपको करनी ही है। जैसे इसका उदाहरण है रणथंभौर के हारा, रणथंभौर के आरा राजवंश जो थे, जिनका अकबर के साथ कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, फिर भी इनका और अकबर का अच्छा संबंध था। आपने जैसे देखा था कि रणथंभौर पर किसने अधिकार कर लिया था। तो ये याद रखेंगे कि रणथंभौर के हारा कुल से अकबर का कोई वैवाहिक संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी हारा और अकबर के अच्छे संबंध थे। हाँ, लेकिन वैवाहिक संबंधों से इसको मजबूती देने का प्रयास किया गया। और फिर तीसरा आप कह सकते हैं कि इसको एक और आधार दिया गया, जिसको हम लोग कहते हैं भाई और प्रीति की नीति। भाई और प्रीति की अकबर ने पालन की। भाई और प्रीति की क्या हुआ कि जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया उनके साथ मधुर संबंधों की स्थापना की, और जिन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया उन्हें एक तरीके से उनके राज्य पर अभियान किया और उन्हें शक्ति के बल पर जीतने का प्रयास किया गया। जैसे रणथंभौर हो जाएगा, चित्तौड़ हो जाएगा, मेवाड़ के साथ भी संघर्ष होता है।
हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप को पराजित भी करते हैं, लेकिन महाराणा प्रताप का जो राजपूताना के सिरमौर माने जाते हैं, आज भी उनकी जो योद्धा की कहानी है आज भी भारत के प्रत्येक वर्ग को, जनमानस को जागृत करता है। उनको वो पराजित तो नहीं कर पाए, लेकिन कोशिश की गई। तो भाई की प्रीति, दंड की नीति भी अपनाई थी, और प्रीति की नीति यानी दोस्ती की नीति भी अपनाई। जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके साथ मुगल राजपूताना क्षेत्रों में अच्छे संबंधों की बात हुई। तो इस तरीके से अकबर के राजपूत नीति को समझना है। तो मैंने पहले फॉर्मेटिंग किया था, अब थोड़ा सा आपको वहां लिए चलते हैं, जब वो पेज होगा तो आप इसको समझ पाएंगे। तो सबसे पहले जो हमने फॉर्मेटिंग की थी, कि पृष्ठभूमि क्या था अकबर के राजपूत नीति का, वो आपने देख लिया। प्रमुख तत्व क्या थे, तभी आपने देखा कि भाई और प्रीति का वैवाहिक संबंधों को वतन जागिर स्पेशल दिया गया था। और कुछ जो दोनों तरफ से शर्तें होती थी कि क्या राजपूत करेंगे, क्या नहीं करेंगे, क्या मुगल करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये प्रक्रिया क्या थी। तो आपने देखा कैसे भारमल से इसकी शुरुआत होती है, और कैसे हल्दी घाटी पर जाकर एक मुकाम पर पहुंचते हैं, और कुछ को शक्ति के बल पर और कुछ आत्मसमर्पण के बल पर मुगल साम्राज्य में शामिल कर जाते हैं। और अब इसका परिणाम है कि मुगल राजपूत संबंध का परिणाम क्या हुआ, क्या आपको जानने की जरूरत है। तो इसमें आपने देखा कि समस्या क्या थी और किस तरीके से अकबर ने बात की थी, भूमि हो गया। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया अगले पेज में, कि मुगल राजपूत संबंधों का आधार क्या था, वो एक पेज शीट हो गया, जिसमें मैंने प्रक्रिया पूरी बताई थी, तो आप नोट कर चुके हैं। फिर विशेष सुविधाएं दी गई थी। अब इस मुगल राजपूत का प्रभाव क्या होता है और किस किस तरह से का लाभ होता है, ये आपको देखना। राजपूत का राजपूत की का लाभ या महत्व, राजपूत का लाभ या इसका महत्व क्या रहा अकबर के लिए, ये जानने की जरूरत है। सबसे पहले इसको हम लोग देखेंगे कि इस नीति का मुगलों के दृष्टिकोण से क्या लाभ या महत्व रखता है। मुगलों के दृष्टिकोण से इसका क्या लाभ या महत्व, मुगलों के दृष्टिकोण से पहला। और दूसरा इसको हम लोग देखेंगे कि राजपूतों के दृष्टिकोण का क्या महत्व, राजपूतों के दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व, दृष्टिकोण। और तीसरा इसका देखेंगे अन्य, जो मैंने बताया था कि अन्य दृष्टिकोण से का क्या महत्व होता है, तो हमें देख। तो सबसे पहले मुगलों के दृष्टिकोण से यदि इसको देखा जाए, तो अकबर के समक्ष जो समस्याएं थी उसको समाधान करने में यह नीति सफल रही। सबसे पहले जो राजपूत थे, सबसे पहला पॉइंट कि मुगल सेना में शामिल हुए। पहला, मुगल सेना में शामिल हुए, और मुगल सेना में शामिल हुए तो कई सारे अभियानों का इन्होंने नेतृत्व किया। दूसरा क्या हुआ, न केवल मुगल सेना में शामिल हुए, मुगल प्रशासन में इनको उच्च स्थान मिला, और प्रशासन और सेना में उच्च स्थान मिला। इनको क्या हुआ कि कई अभियानों का इन्हें नेतृत्व भी सौंपा गया। अभियान का जैसे मानसिंह थे, अभियान का नेतृत्व इन्हें सौंपा गया, अभियान का नेतृत्व सौंपा गया। तो इसका परिणाम क्या हुआ, सबसे पहला कि अकबर की जो चाहत थी वो फलीभूत हुई। सबसे पहला अकबर इसके द्वारा अफगान समस्या जो उसके सामने थी, अफगान समस्या का समाधान करने में सफल रहा। पहला क्या हुआ, अफगान समस्या का समाधान करने में वो सफल। इसका लाभ क्या हुआ कि मुगल साम्राज्य के विस्तार में राजपूतों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुगल साम्राज्य के विस्तार में, मुगल साम्राज्य के विस्तार में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विस्तार में राजपूतों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका प्रभाव हुआ कि मुगल शासक के यानी अफगान साम्राज्य का समाप्ति, मुगल साम्राज्य के विस्तार में। और अकबर जो चाहता था कि मुगल भारतीय हैं, विदेशी नहीं, वह भी वो साबित करने में सफल रहा। यानी मुगल भारतीय हैं, मुगल भारतीय हैं, विदेशी नहीं, मुगल भारतीय हैं, विदेशी नहीं, यह अकबर का जो सोच था, यह नीति
ही अकबर की सफल रही। तो मुगलों के दृष्टिकोण से राजपूत नीति अत्यधिक लाभदायक रहा। जो अकबर के सामने समस्या थी वह सभी समस्या अकबर राजपूत नीति के द्वारा कंट्रोल करने में सफल रहा, जो भी समस्याएं। और राजपूतों को शामिल करके अकबर ने एक मिला जुला शासक वर्ग का निर्माण कर लिया। मिला जुला शासक यानी कि अमीर वर्ग जिसको कहेंगे या उमरा वर्ग कहेंगे, उमरा वर्ग का निर्माण कर लिया। और अकबर का इससे लाभ क्या हुआ, और कि जब मिला जुला उमरा वर्ग बना लिया तो अकबर का जो मिर्जा वर्ग था और जो उजबेग वर्ग था, दो जो विद्रोही वर्ग थे, दोनों वर्ग पर से अकबर की निर्भरता धीरे धीरे क्या हो गई, कम हो गई। अकबर की निर्भरता कम हो गई, ये ध्यान में रखने की। इस तरीके से मुगल साम्राज्य के लिए फायदेमंद रहा। राजपूतों के दृष्टिकोण से इस नीति का क्या फायदा है? तो राजपूतों के दृष्टिकोण से सबसे पहला फायदा यह हुआ कि राजपूत मुगल सेवा में ऊंचे पद प्राप्त करने में, मुगल सेवा में यानी मुगल प्रशासन में, मुगल सेवा में उच्च पद प्राप्त करने में सफल रहे। उच्च पद। दूसरा, उच्च मनसब का पद प्राप्त किया। राजा मानसिंह और मिर्जा अजीज को का, राजा मानसिंह ही ऐसे थे अकबर के समय में जिनको 7,000 का मनसबदारी प्राप्त था। तो उच्च मनसब का पद प्राप्त हुआ, उच्च मनसब का पद प्राप्त हुआ। फिर राजपूताना क्षेत्र के बाहर कई प्रांत के प्रांतपति बनाए गए, कई प्रांत के सूबेदार बनाए गए। ये लोग कई प्रांत के सूबेदार बनाए गए, ये भी इसका प्रभाव रहा। और जब कई प्रांत के सूबेदार बनाए गए और राजपूताना के क्षेत्र से ये लोग बाहर निकले तो राजपूतों का भी क्षितिज विस्तार हुआ। राजपूतों का क्षितिज दायरा यानी कि उनका क्षितिज बढ़ गया, राजपूतों का क्षितिज बढ़ गया, ये भी ध्यान में रखने की जरूरत है। फिर क्या हुआ कि चूंकि जब विभिन्न क्षेत्रों में प्रांतपति बने तो देश के अन्य क्षेत्रों से राजपूताना क्षेत्र की ओर आर्थिक स्रोत का प्रवाह हुआ, आर्थिक स्रोत का प्रवाह हुआ। इसके कारण इस क्षेत्र में आर्थिक स्रोत का प्रवाह हुआ। और फिर इस क्षेत्र में आर्थिक स्रोत के प्रवाह होने के कारण राजपूताना के क्षेत्र में इस समय, मुगलों के समय में, कला और संस्कृति के तत्वों का काफी विकास हुआ। कला एवं संस्कृति के तत्वों का काफी विकास हुआ। तत्वों का विकास जो आज भी अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। कला और संस्कृति के तत्वों का विकास जो आज भी इनक्रेडिबल इंडिया, अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है, अतुल्य भारत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ये आपको यहाँ पर एक लाइन जरूर लिखना है। इनक्रेडिबल इंडिया का राजस्थान में आज भी पर्यटन के जो बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत बड़ा पर्यटन का केंद्र है, वो सब मध्यकाल का वहां पर आर्टिटेक है जिसको आप देखने के लिए जाते हैं और लोग भी जाते हैं। तो राजपूत भी इससे काफी लाभान्वित हुए। और अन्य पॉइंट में देखेंगे, अन्य दृष्टिकोण से देखेंगे तो इसका सबसे जो महत्वपूर्ण परिणाम रहा वह एक यह था कि मुगल राजपूत मैत्री संबंध से क्या हुआ कि सबसे महत्वपूर्ण परिणामों के रूप में देखेंगे, शासक वर्ग के स्तर पर संघर्ष की समाप्ति। शासक वर्ग के स्तर पर संघर्ष की समाप्ति, संघर्ष की समाप्ति। क्योंकि इससे पहले आपने देखा है कि हुमायूं का भी जो है सो, बाबर का भी राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ था, राजपूताना के साथ अकबर का भी होता है। लेकिन धीरे धीरे मेवाड़ को छोड़कर और औरंगजेब के समय में जो मारवाड़ के साथ संबंधों में कटुता आती है उसको यदि छोड़ दिया जाए तो मुगल राजपूत जो संघर्ष होता था उस संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। सबसे पहला इसका प्रभाव यही हुआ जो बड़ा मैं समझता हूँ, मेरे समझ से शासक वर्ग के स्तर पर संघर्ष की समाप्ति हुई। और जब शासक वर्ग के स्तर पर संघर्ष की समाप्ति हुई तो दोनों संस्कृतियों के बीच यानी कि इस्लाम और राजपूत हिंदू संस्कृति, दोनों संस्कृतियों के बीच, संस्कृति के बीच, दोनों संस्कृति के बीच सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा बढ़ी। दोनों संस्कृति के बीच सांस्कृतिक समन्वय की परंपरा बढ़ गई, समन्वय की परंपरा बढ़ी। और
इस सांस्कृतिक समन्वयन की परंपरा बढ़ने का फल यही हुआ कि जो एक कहते हैं ना गंगा जामुनी तहजीब का विकास होना शुरू हुआ। गंगा जामुनी जो तहजीब है भारतीय संस्कृति की विशेषता, उसको बल मिलना शुरू हुआ। तो अकबर का जो यह राजपूत नीति है, पूरी तरीके से अकबर ने जो लक्ष्य तय किए थे राजपूत नीति के तहत, वो प्राप्त करने में वो सफल रहा। इसको आपको तीन दृष्टिकोण से मूल्यांकन करना है: मुगलों के दृष्टिकोण से, राजपूतों के दृष्टिकोण से, अन्य के दृष्टिकोण से रहा। हालांकि जो हमने अकबर के राजपूत नीति की चर्चा की है, लेकिन जब यहाँ पर आप देखेंगे तो राजपूत नीति यहीं पर अंत नहीं हो जाता है, ठीक है ना। राजपूत जो है यहीं पर अंत नहीं होता है, बल्कि बल्कि एक प्रश्न तो ये भी हो सकता है कि सीधे आपसे प्रश्न कर दिया जाए कि मुगलों के राजपूत संबंध के बारे में। तो सबसे पहले यदि ये इस तरीके का क्वेश्चन आ जाता है, मुगल शासकों के राजपूत संबंध के बारे में बताने के, मुगल शासकों के राजपूत संबंध या राजपूत नीति के बारे में बताने के लिए, नीति पर चर्चा करने के लिए आता है, तो आपको इस प्रश्न को कैसे लिखना है। देखिए अब ये प्रश्न, देखिए यहाँ पर मैं यही कहता हूँ बार बार कि जानकारी आपके पास कितना है ये मैंने नहीं रखता। अब चूंकि मान लो कि जीएस में इस तरीके का प्रश्न पूछता है या ऑप्शनल पेपर में भी, और या मान लो आपको 200 शब्दों में लिख 200 वर्ड में लिखना है, आप कितना लिखेंगे। मैंने अकबर पर आपको 4000 शब्द बता दिया है, तो आप कितना लिखेंगे। और जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले ऐसे प्रश्नों में मुगल शासकों की सभी शासक, अब इसमें क्या है कि सबसे पहले ऐसे प्रश्नों को आपको 2 लाइन तो इंट्रोडक्शन लिखना होगा, परिचय। फिर अगला जिसका सेक्शन होगा कि मुगल शासकों के द्वारा जो राजपूत नीति है, इसकी आवश्यकता क्यों थी, आवश्यकता आवश्यकता क्यों, या क्या इसकी पृष्ठभूमि थी, वो आपको बताना है, जो मैंने 8-10 पॉइंट बताया। फिर अकबर के समय राजपूत क्या थी, वो अकबर के समय ये आपको बताना है। फिर अकबर के समय जाएंगे तो फिर अकबर के बाद के शासकों के समय में भी राजपूत नीति है। तो जहांगीर के समय में इसमें किस तरीके का परिवर्तन आता है, परिवर्तन आता है या नहीं आता है। जहांगीर समय जहांगीर के समय ये क्या होता है। जहांगीर के समय जाएंगे तो फिर आगे शाह जहां के समय इसमें क्या होता है ये आपको बताना है, शाहजहां के समय। और शाहजहां के समय के बाद जाएंगे तो फिर औरंगजेब के समय इसमें क्या होता है, क्या परिवर्तन है, क्या निरंतरता है, ये। और तब फिर आपको इसमें निष्कर्ष निकालना है। केवल जब अकबर के ऊपर पूछेगा तब तो मैंने जितना बताया है वही आपको लिखना है, लेकिन जब पूरे राजपूत शासक की राजपूत नीति, पूरे मुगल शासक की राजपूत नीति पर आपको डिस्कस करना होगा, तब तो यहाँ से यहाँ तक आपको आना होगा। और जब जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब पर जाएंगे, इसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका होगा कि इस राजपूत नीति में निरंतरता और परिवर्तन के तत्वों को आपको दिखाते जाना है। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को दिखाते जाना है। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को तत्वों को दिखाना है, ठीक ना। निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्वों को दिखाना है, और जहां पर परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन का आपको कारण बताना है। ये तो जरूर करना है, कारण यहाँ पर बताना, तब वो आंसर सॉलिड होगा। ये ध्यान में रखेंगे। तो अगले वीडियो में हम एक और वीडियो में, जब राजपूत नीति पर मैंने चर्चा कर ही दी है, अगले वीडियो में जहांगीर के समय की राजपूत नीति, शाहजहां के समय, औरंगजेब के समय में क्या निरंतरता रही, क्या परिवर्तन रहा, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और बार बार आप लोग मान भी कर रहे थे कि आपने राजपूतों के बारे में बताया नहीं, तो मैंने सोचा कि पूरा क्यों नहीं एक सेशन ही पूरी तरीके से राजपूत पर अकबर के लिए दे दिया जाए, तो वो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके या आपके मित्रों में से यदि कोई अनअकैडमी के जीएस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, प्लस कोर्स का या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो प्लस कोर्स के 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन फीस है यह है 4,500 रुपया। और यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर वाईटी प्रयोग करेंगे तो आप 10% डिस्काउंट पाएंगे, तब 12 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 44,550 में प्राप्त करेंगे। और यदि आप 24 मंथ का प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, इसका सब्सक्रिप्शन 22,000 का है,
यहाँ भी आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो प्लस कोर्स का सब्सक्रिप्शन है आप 64,800 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार आप जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जब जीएस का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेंगे 12 मंथ का इसका सब्सक्रिप्शन फीस जो है ये 69,500 रुपये का है, और मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है आप 62,550 में प्राप्त कर सकते हैं। और यदि आप 24 मंथ का आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो ये 1,07,000 का है। यहाँ पर भी यदि आप मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 24 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 96,300 का होगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जो है ये बढ़ने वाला है, तो आप या आपके मित्रों में से यदि कोई भी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो जल्द से जल्द लीजिए, मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग कीजिए और आप मेरे साथ प्लस कोर्स में जुड़िए। और फिर आप ऑप्शनल पेपर का भी अलग से सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और ऑप्शनल पेपर का 12 मंथ का जो सब्सक्रिप्शन है वो 27,500 का है। मेरा रेफरल कोड शंकर YT प्रयोग करेंगे तो 10% डिस्काउंट पाएंगे। तब 12 मंथ का जो प्लस ऑप्शनल पेपर का सब्सक्रिप्शन है आप 24,750 में प्राप्त कर जाएंगे। और प्लस कोर्स में आप मेरे साथ ऑप्शनल पेपर में हिस्ट्री मदद ले सकते हैं। मैं हिस्ट्री टीच करता हूँ, ज्योग्राफी टीच करता हूँ, तो उससे आप हमसे मदद ले सकते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो को सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। और सभी को थैंक यू है, धन्यवाद है। अगले वीडियो में फिर से मुगलों के एक और टॉपिक पर साथ हम आपके साथ आएंगे। और आपको जब तक हम लोग लाइव स्ट्रीम में नहीं आ पाते तब तक कंटिन्यू आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो आपकी सेवा में उपलब्ध होता रहेगा। आप उसको देख कर अपना नोट्स डेवलप करते जाए। और मैं इतना क्वालिटी दे देता हूँ कि यदि आपका हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर होगा तो आपको कोई दिक्कत होने नहीं जा रही है। जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है मध्यकाल में, आप उसको यदि नोट्स बना लिए होंगे और उसके बाद आप मेंस के क्वेश्चन बैंक जीएस के ऊपर जाएं और ऑप्शनल पेपर के ऊपर जाएं तो कोई भी ऐसा एक प्रश्न नहीं होगा जो आपसे नहीं बने। इसी के साथ थैंक यू है सभी को। अगले वीडियो में फिर से एक बार आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।